हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपीडिया टुडे। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2026 में जो होने वाले हैं उसकी बात करने वाले हैं, जिसमें सब्जेक्ट लेकर आई हूँ मैं CC1 एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, स्टेटस, प्रॉब्लम एंड इश्यूज़। तो आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 एंड 3 के क्वेश्चन आंसर्स जो PYQ रिपीटेड हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाले हैं, दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन और मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया। सो आइए पहले टॉपिक पर चलते हैं, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या है? तो एक चैनल है, एक मीन्स है जिसके थ्रू हम हमारी चीज़ों को लर्न करते हैं। वाई स्टडी देम, क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम सिर्फ चार दीवारी तक ना रहें, उसके बाहर की चीज़ों में भी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। इसके थ्री मेन टाइप्स हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज। सो आइए इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ओके, सो पहली कैटेगरी है ये इनफॉर्मल एजेंसीज। ये सबसे पुरानी और सबसे नेचुरल फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। इसमें कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं होता है, कोई सिलेबस भी नहीं होता है, कोई टीचर नहीं है, फिर भी सीखना होता है। यही होती है अनप्लान्ड, स्पॉन्टेनियस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये एक तरह से। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी एजेंसीज आती हैं। तो सबसे पहला है फैमिली। तो फैमिली सबसे पहली और सबसे पावरफुल इनफॉर्मल एजेंसी है। बच्चा सबसे पहले अपने घर में ही बोलना सीखता है, वैल्यूज सीखता है, बिहेवियर सीखता है, जो भी आदत बनती है वो ज़िंदगी भर रहती है उसकी। सेकेंड वन इज़ मास मीडिया। बच्चा मास मीडिया लाइक टीवीज, रेडियोज, इंटरनेट, इन्हीं सब चीज़ों से सीखता है। ये सब आजकल की बहुत बड़ी इनफॉर्मल एजेंसीज है जिनसे हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। एंड थर्ड वन इज़ कम्युनिटी। सो हमारी कम्युनिटी यानी हमारा गांव, हमारे मोहल्ले, हम जो सोशल अंडरस्टैंडिंग देते हैं, ये लोकल ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होती हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, सिविक सेंस है, ये सब चीज़ें हम अपनी कम्युनिटी से सीखते हैं। फोर्थ वन इज़ रिलीजन। रिलीजन लाइक कि मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च, गुरुद्वारा, एनीथिंग। तो वहाँ से हमें जो भी मोरालिटी शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा मिलती है, स्टोरीज हो, प्रेयर्स हो, रिचुअल्स हो, ये सब एक इनफॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा है। फिफ्थ वन इज़ पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स एक बहुत ही पावरफुल एजेंसीज है। इसमें स्पेशली एडोलसेंस में जो हम दोस्तों से हमारे एटीट्यूड होते हैं, इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे फ्रेंड्स हमें। एनवायरनमेंट, द लास्ट वन इज़ एनवायरनमेंट। हमारा जो फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट है, जंगल हो, शहर हो, हमारी क्यूरियोसिटी है, ऑब्जर्वेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ शेप आउट करता है। तो ये थी हमारी इनफॉर्मल एजेंसीज। अब चलते हैं फॉर्मल एजेंसीज की तरफ। तो आइए देखेंगे हम फॉर्मल एजेंसीज क्या है। तो फॉर्मल एजेंसीज जो होती हैं वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होती है और प्लान्ड होती है। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है, इसमें फिक्स्ड करिकुलम होता है, ट्रेन टीचर्स भी होते हैं, एंड में डिग्री और सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। फर्स्ट वन इज स्कूल। स्कूल सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मल एजेंसीज है। तो प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी लेवल तक स्ट्रक्चर एजुकेशन मिलता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मिलता है, डिसिप्लिन, सोशलाइजेशन, सब कुछ स्कूल प्रोवाइड करता है। सेकेंड वन इज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, जो हमें हायर एजुकेशन देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है कॉलेजेस में हमारे, और किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, किसी मेडिसिन हो, लाइक लॉ हो, साइंस, आर्ट, कुछ भी हो, इनमें रिसर्च होती है, उसमें हम ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। थर्ड वन इज़ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी फॉर्मल नॉलेज का एक सेंट्रल हब है, जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए बुक्स होती है, जर्नलिज्म की चीज़ें होती है, रिसर्च पेपर्स होते हैं। तो इसे सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है। फोर्थ वन इज़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, लाइक कि IITs है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, बीएड कॉलेज है, लॉ स्कूल है। तो ये सब स्पेशलाइज्ड फॉर्मल एजुकेशन देते हैं हमें प्रोफेशनल फील्ड्स के लिए। फिफ्थ एंड लास्ट वन इज़ गवर्नमेंट और उसकी बॉडीज़। गवर्नमेंट बॉडीज़ लाइक CBSE है, NCERT है, ये सब करिकुलम बनाते हैं और उनको रेगुलेट कौन करता है? UGC है, AICTE है। सो गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर एजुकेशन को गवर्न करती है, फंड भी करती है और स्टैंडर्डाइज भी करती है। नाउ तीसरी जो कैटेगरी है वो नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है, जो मिडिल पाथ है किसके बीच का? फॉर्मल और
इनफॉर्मल के बीच का। तो ये ऑर्गेनाइज्ड है, पर्पसफुल है, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो उन लोगों तक भी पहुंच सकती है जो स्कूल नहीं जा सके। इसमें 6 एजेंसीज हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, लाइक इग्नू है, NIOS जैसी इंस्टीट्यूशन है। ये वर्किंग एडल्ट्स होते हैं, रूरल एरिया के जो भी लर्नर्स होते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन भी प्रोवाइड करती है, कोई भी पढ़ सकता है। सेकेंड वन इज NGO एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। प्रथम है क्राई, टीच फॉर इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशंस नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाती हैं। अंडर प्रिविलेज जो वुमेन्स होती हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए होता है ये। थर्ड वन आंगनवाड़ीज एंड बालवाड़ीज। सो ICDS स्कीम्स के तहत ये सेंटर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड हैं लेकिन इनफॉर्मल स्टाइल में है। फोर्थ वन इज एडल्ट एजुकेशन सेंटर। ये सेंटर्स उन लोगों के लिए है जो फॉर्मल स्कूलिंग मिस कर देते हैं। यहाँ लिटरेसी प्रोग्राम्स होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है, स्पेशली रूरल एरियाज़ के जो ट्राइबल एरियाज़ के जो लर्नर्स होते हैं, ये उनके लिए है। फिफ्थ वन इज़ कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स। कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स गांव हों, अर्बन स्लम्स में ये सेंटर्स बेसिक लिटरेसी, हेल्थ एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग देते हैं। लास्ट है वोकेशनल प्रोग्राम्स। वोकेशनल प्रोग्राम्स की जैसे अभी प्रोग्राम चला था स्किल इंडिया, NSDC के कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलते ही रहते हैं जो यूथ को प्लम्बिंग, टेलरिंग, IT जैसे ट्रेड्स में ट्रेनिंग देते हैं। तो ये थी नॉन फॉर्मल एजेंसीज। अब इनको कंपेयर करते हैं इन तीनों एजेंसीज को कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपैरिजन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हम अगर इस चीज़ को हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो। सो स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर्मल हाईली स्ट्रक्चर्ड है, नॉन फॉर्मल फ्लेक्सिबल है और इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड होती है। लोकेशन पता करेंगे कि हम भाई स्कूल होते हैं फॉर्मल्स में, नॉन फॉर्मल में कम्युनिटी डिस्टेंस मोड में भी हो सकता है, इनफॉर्मल में घर सोसाइटी जो भी है। प्लानिंग कैसी होती है, सिस्टमेटिक होती है। नॉन फॉर्मल पर्पसफुल भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है। इनफॉर्मल स्पॉन्टेनियस, कहीं से भी कुछ भी हम सीख सकते हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ कोर्स फॉर्मल में प्रोवाइड होता है, नॉन फॉर्मल समटाइम्स मिलते हैं, इनफॉर्मल में नहीं मिलता। फीचर्स ड्यूरेशन होता है, फॉर्मल फिक्स ड्यूरेशन होता है, नॉन फॉर्मल वेरिएबल होता है और इनफॉर्मल लाइफ लॉन्ग होता है। टीचर्स कैसे होते हैं, फॉर्मल में ट्रेंड होते हैं, नॉन फॉर्मल में फैसिलिटेटर होते हैं और इनफॉर्मल में कोई भी हो सकता है, कोई प्रोफेशन फॉलो करने वाला इंसान नहीं चाहिए हमें। फीचर एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर्मल का CBSE स्कूल्स हैं, IITs हैं, नॉन फॉर्मल में इग्नू है, स्किल इंडिया है, इनफॉर्मल में फैमिली पेयर ग्रुप्स हैं। तो ये तीनों एजेंसीज एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम के लिए ये तीनों ही ज़रूरी हैं। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो यूनिट 3 का टॉपिक है। अब हम इस पे बात करेंगे किसको किस तरीके से हम एग्ज़ाम में 15 मार्क्स में लिख सकते हैं। सो ये जो है हमारा भारतीय संविधान में शिक्षा से संभावित कितने धाराएं हैं, हम उन पर बात करने वाले हैं अभी। सो पहला है हमारा फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू एजुकेशन। तो सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल राइट्स पर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। सबसे पहला है आर्टिकल 21A, जो राइट टू एजुकेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। इसका मतलब कि जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको कंपलसरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगा। इसी से राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया था, जिसमें था कि बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन से वंचित नहीं रह सकता है। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब सेकेंडरी एजुकेशन तक, जो 8 तक की एजुकेशन होती है, वो 8-9 तक। सो ये 4 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 21A, एज 6 to 14 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019। ये 21A के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन के लिए। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी। शिक्षा के मामले में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, है ना। आर्टिकल 15 है आर्टिकल 15 है नो डिस्क्रिमिनेशन। सो
डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि आप इस कास्ट के हैं या आप इस रेस के हैं, आपका ये जेंडर है, इसके आधार पर कोई भी आपको मना नहीं कर सकता कि आप एडमिशन नहीं ले सकते। आर्टिकल 15(3) भी है जिसमें स्पेशली वुमेन्स और चाइल्ड्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। आर्टिकल 15(4) है जिसमें ST SC के लिए कुछ रिजर्वेशन और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन की बात की गई है। आर्टिकल 24 है चाइल्ड लेबर बैन। सो स्टेट में ये आर्टिकल बनाया गया था कि जो चाइल्ड लेबर 14 साल से कम बच्चे हैं वो चाइल्ड फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते हैं। ओके, ये डायरेक्टली एजुकेशन से जुड़ा है कि बच्चे स्कूल में होने चाहिए, फैक्ट्रीज में नहीं। आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटीज लाइक जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, जो लैंग्वेज के बेस पे बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। कोई भी नागरिक जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज या कल्चर रखता है उसे कंजर्व कर सकता है, ये 29 में लिखा गया है। आर्टिकल 30 है कि सभी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के जो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लाइक मिशनरी स्कूल्स रेयर हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ही हैं वो, एक तरह से उनकी लैंग्वेज जो है सो वो अपने आप को प्रिजर्व कर सकते हैं, अपना कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ये पार्ट 4 में है। ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन स्टेट को इन्हें फॉलो करना चाहिए। सो आर्टिकल 39F है चिल्ड्रंस के राइट। स्टेट अपनी पॉलिसी ऐसे डायरेक्ट करेगा कि बच्चों को हेल्थी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, चाइल्डहुड और यूथ को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, ऐसी पॉलिसीज ये स्टेट बनाएगा। आर्टिकल 41 है राइट टू एजुकेशन। स्टेट इफेक्टिव प्रोविजंस करेगा एजुकेशन के राइट्स को सिक्योर करने के लिए, स्पेशली जो अनएम्प्लॉयड हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए। आर्टिकल 45 है अर्ली चाइल्डहुड केयर। ये एक्ट जो 2009 है उससे ही रिलेटेड है एक तरह से। जो 86 अमेंडमेंट हुआ, तो अब ये कहता है कि स्टेट 6 से कम एज के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। यानी आर्टिकल 21A जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 14 साल के बच्चों के लिए था, आर्टिकल 45 0 से 6 ईयर के बच्चों के लिए है। आर्टिकल 46 है जो वीकर सेक्शंस के लिए है। वीकर सेक्शंस लाइक जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, ST होते हैं, SC होते हैं, और भी अलग ग्रुप्स होते हैं, जो सेक्शंस होते हैं जिनको स्पेशल केयर से प्रमोट करेगा स्टेट। यानी कि इसी आर्टिकल के थ्रू एजुकेशन में रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप्स का कॉन्स्टिट्यूशनल आधार है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51A जो सिटीजन्स के लिए बनाई गई है कि सिटीजन्स को ये फॉलो करना चाहिए। सो 51A के H में है कि हर नागरिक का फर्ज है कि वो साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करे खुद के अंदर। आर्टिकल 51A(J) है जो स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविटी एक्टिविटी, कि एक्सीलेंस की तरफ प्रयास करना चाहिए हर नागरिक को, ये उसकी ड्यूटी है। 51A(K) है कि एवरी पेरेंट गार्जियन मस्ट प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू चाइल्ड एज 6 to 14, कि पेरेंट्स का भी फर्ज है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मस्टली प्रोवाइड करे। सो अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा कि 7th शेड्यूल जो लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेजिस्लेटिव पावर लाइक कि यूनियन लिस्ट है, इसमें स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, IITs है, IIMs है और एम्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ये सब उसी के अंदर आती हैं। स्टेट लिस्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी जो फाउंडेशनल की जो एजुकेशन है, लाइब्रेरीज है, म्यूजियम है, ये सब इसमें आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन से रिलेटेड दोनों ही स्टेट और सेंट्रल दोनों ही कोई भी कानून बना सकते हैं इस पर। सो पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट में थी। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1976 में और कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया इसको। अब की अमेंडमेंट्स देखते हैं कि क्या क्या की अमेंडमेंट्स थे जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड थे। सो 42 अमेंडमेंट हुआ 1976 में, एजुकेशन स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में चली गई। 73rd और 74th हुआ अमेंडमेंट 1992 में, पंचायती राज को प्राइमरी एजुकेशन मैनेजमेंट का पावर मिल गया।
86th अमेंडमेंट हुआ 2002 में, जो 3 बड़े चेंजेस एक साथ हुए कि भाई 21 आर्टिकल ऐड हुआ, 21A राइट टू एजुकेशन वाला, 45 को मॉडिफाई किया गया कि 0 से 6 ईयर के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर दिया जाएगा, और 51A था जो पेरेंट्स की ड्यूटी के लिए था कि भाई बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें जो 6 to 14 ईयर्स के हैं। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आर्टिकल 21A को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही बना गया था। और लास्ट में देखेंगे कि 350A हमारा एक आर्टिकल है जो स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़ को प्राइमरी लेवल पर मदर टंग में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए फोर्स करता है, यानी कि बच्चा सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से एजुकेशन से वंचित नहीं हो सकता। ओके, तो दोस्तों आज हमने 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। पहला एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल तीनों मिला के कंप्लीट एजुकेशन इकोसिस्टम बन रहा था। दूसरा था संविधान की प्रमुख धाराएं, जो भी आर्टिकल्स थे। भारत का संविधान एजुकेशन को एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क देता है। आर्टिकल 21A से हम 350A तक हमने पढ़ा देखा। सो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा था। और यही हमारा मिशन भी होना चाहिए कि एक फ्यूचर टीचर के रूप में हमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हम किसी चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल आधार हम समझ सके कि कल को हम किसी चीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सके, और अपनी स्टूडेंट्स को भी पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने बीएड फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला बीएड के लिए कौन सा टॉपिक चाहिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।